गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जैसे याद है कि मैथ्स के इस बैच में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज है, उस 4.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उससे भी आगे चलेंगे और उससे आगे चलने पर आपको एक्सरसाइज 4.2 मिलेगी अभी, और एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चंस हैं अब उनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज 4.2 एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 4.2 है और इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, पहले उनको सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए और विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए, आपको 1 से 7 नंबर तक के क्वेश्चंस में जो भी दिया गया है उसको प्रूव करना है। प्रॉपर्टीज यूज करना है पर आपको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी है, इसलिए मैंने एक ही में 2 क्वेश्चन ले आया हूं मैं यहां पे। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको 0 के इक्वल मुझे लाना है, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे है बेटा x प्लस a, y b, y प्लस b, z c, z प्लस c। आप सभी को याद होगा एक्सरसाइज 4.2 से पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी और उनका यूज यहां पर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज इस समय लर्न नहीं है तो प्लीज़ आपने, अगर वो नोट्स बनाए हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपने लिखी थी, तो वो आप ओपन करके रख लीजिए और वहाँ से हम हेल्प लेते चले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो ओपन करके रख लें। अभी आप प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, धीरे धीरे जब आपको लर्न हो जाएगी फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस पर मुझे इसको सॉल्व करके 0 लाना है। तो मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ, मैं C1 और C2 को ऐड करना चाहता हूँ। आप देखें, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, हम C1 में C2 को ऐड कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये C1 और ये C2 ऐड करिए तो ये x प्लस a हो जाएगा, y को b में ऐड करिए तो y प्लस b, z में c को ऐड करिए तो z प्लस c, फिर ये a b c, दिस इज x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। ये आ गया। C1 में हमने C2 को ऐड कर दिया तो ये मिल गया मुझे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं C1 और C2, इसका जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 3 है, ये दोनों ही कॉलम आइडेंटिकल हैं। अब देखिए ये भी x प्लस है, x प्लस है, y प्लस b, y प्लस b, z प्लस c, z प्लस c, दोनों ही कॉलम आइडेंटिकल हैं। और अगर दोनों ही कॉलम आइडेंटिकल हैं और आपने पढ़ी एक प्रॉपर्टी की, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। तो बेटा यहाँ पर C1 और C3 भी तो आइडेंटिकल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 and C3 are identical, therefore its value will be 0, its value will be 0, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो बस ये 0 हो जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, 0 ही तो लाना था ना आपको, तो मैंने C1 C2 ऐड किया, C1 C3 आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई और राइट हैंड साइड हमारा आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देख रहे हैं, इसको मुझे सॉल्व करके इसे भी 0 लाना है। तो मैं इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि यहाँ पर है a माइनस बी, b माइनस सी,
सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है और बेटा सॉल्व करके इसे भी ना हमें जीरो के इक्वल ला के दिखाना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक्सपेंड तो करने को मना है, तो कैसे करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम इसमें जितने भी कॉलम है ना सबको ऐड कर देते हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूंगा। देखिए जब इसको तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, a माइनस बी, फिर उसमें b माइनस सी ऐड होगा, फिर प्लस होगा उसमें c माइनस ए, प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c कैंसल, और बेटा ये तो पूरा जीरो ही आ गया फिर तो, ठीक है ना। तो अगर हमने इसको और इसको ऐड कर दिया तो वो तो जीरो आ गया। अब इसमें ऐड करिए इन तीनों को, तो बेटा आप पाएंगे ये भी जीरो आ गया, इन तीनों को ऐड करिए ये भी जीरो आ गया। अब बाकी में तो मैंने कोई चेंज करना नहीं था, तो बाकी को मैं ऐसे ही नोट कर दूंगा एज इट इज। दिस इज सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब बेटा आप देख रहे हैं इसका एक जो कॉलम है उसका सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं। अभी फिर से आप याद करिए कि आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जब बताई गई थी तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो के इक्वल ही आएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए इसका कॉलम जीरो हो गया, पूरे एलिमेंट जीरो हो गए, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिकॉज all the elements of C1 are 0, therefore this determinant has the value is equal to 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी, 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो जितनी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी और उससे हमारा राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू भी आपने 0 ला के दिखानी है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो ये तो आ जाएगा 2 3 5। इसमें ये 7 8 9 है, दिस इज 7 8 9, फिर 65 75 और 86, ये मैंने ले लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या करना है, मुझे इसको भी 0 के इक्वल लाना है, तो मैं फिर से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाए। तो मुझे जो सबसे सुटेबल मेथड लग रहा है, देखो और भी मेथड हो सकते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, कई मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे जो मेथड इस समय मेरे माइंड पे आ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे तो बस इतना आ रहा है कि जो C3 है मुझे उसका चेंज करने के लिए C3 माइनस 9C2 करना चाहिए। ये जो C2 है इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके और जो C3 है उसमें माइनस कर देना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप C1 को तो चेंज नहीं कर रहे ना, वो तो 2 3 5 है आपका, C2 भी चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट इज 7 8 9, बट आप C3 माइनस 9C2 कर रहे हैं, C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके C3 में से उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो चलिए करिए, C2 में 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63, उस 63 को आप 65 में माइनस कर देंगे, 65 माइनस 9 इंटू 7, यहाँ 75 माइनस
75 माइनस 9 इंटू 8, दिस इज 86 माइनस 9 इंटू 9, ऐसे। अब आप देख सकते हैं दिस इज 2 3 5, दिस इज 7 8 9, और यहां पर आप देखें 9 7 जा 63, 65 में 63 माइनस करेंगे 2, 9 8 जा 72, 75 में 72 माइनस कर देंगे 3, 9 9 जा 81, 86 में 81 माइनस कर देंगे, दिस विल बी 5। अब आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर C1 और C3 दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आइडेंटिकल हैं आपस में। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेटा इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन मैं उसका रीजन लिख दे सकता हूं। यहां पर क्या रीजन लिखूंगा, यहां लिखूंगा बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट of C1 is identical to C3। आप देखें C3 के एलिमेंट से C1 के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। Therefore, according to the property of determinants, its value will be equal to 0। its value will be 0। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0। एंड इस तरीके से हमने हमारा राइट हैंड साइड भी मिल गया। फिर से आप देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप प्रॉपर्टीज अगर नहीं भी लर्न हुई हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें अगर कॉपी पे नोट किया है तो कॉपी पे, नहीं तो आप बुक्स को ही ओपन करके रख लें। आप बुक को ही ओपन करके रख लें और जब भी मैं कुछ बताता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी तो आप बुक से जाके उस प्रॉपर्टी को मैच कर सकते हैं। अभी अचानक से नंबर तो उसका नहीं याद रहता, मैं नंबर बता दूं कि प्रॉपर्टी का नंबर ये था, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो जो मैं बताऊंगा वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसमें से मिल जाएगी आपको, और वहां से आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं जो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है वो एक्चुअली सही है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इस क्वेश्चन नंबर 4 पे भी जो डिटरमिनेंट दी गई है ना, उसमें भी मुझे उसको 0 ही ला के दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, 1 1 1, BC CA AB, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, ऐसे देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ नोट कर लिया है। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा और देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड जो है 0 वो आता है, कैसे आएगा। चलिए सॉल्व करा जाए। सबसे पहले मैं तो चाहूँगा कि ये तो 1 1 1 लिखा रहे, दिस इज BC CA एंड AB। मैं इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहूँगा, सो दिस विल बी AB प्लस CA। AB प्लस CA कैसे भी करो, एलिमेंट्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस AB, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो CA प्लस BC। ओके, अब एक छोटा सा काम और, क्या छोटा सा काम करना है आपने, जो आप C2 देख रहे हैं ना अपने डिटरमिनेंट में, ये C2 और C3, मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं। C2 चेंजेस टू, आप C3 में लिख सकते हैं ये चीज, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। C3 जो है उसमें हम C2 के एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे और उसको C3 में ही लिखेंगे। ये C1 में तो कोई चेंज मुझे करना नहीं, तो मैं सेम एज इट इज जो एलिमेंट्स थे वही लिख दूंगा। C2 भी मुझे चेंज नहीं करना है, इसलिए उसके एलिमेंट्स भी मैं वही लिख दूंगा, BC CA AB। ठीक है, इसमें इसको मैं ऐड करूंगा, तो इसमें इसको ऐड करिए, AB
सी ए में बी सी ऐड कर देना है। तो बेटा देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें इसको ऐड करना है। फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें इसको ऐड करना है। देन इट इज अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे अब मैं एक छोटा सा काम और करूंगा। आपको याद होगा कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो है या किसी भी एक कॉलम से हम एलिमेंट्स को कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी डिटरमिनेंट से नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो आप देखें ये वाला एक कॉलम C3 है, यहाँ पर आप देखें पूरे कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिख रहे हैं। तो मैं ये कॉमन करना चाहता हूँ क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं। तो टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेकिंग कॉमन क्या चीज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3। C3 से इसको मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये चीज़ तो जब कॉमन आ जाएगी बेटा तो ये तो मैं बाहर लिख दूंगा। बाकी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स क्या रहेंगे आप देख सकते हैं। C1 में 1 1 1 रहेगा, दिस इज बी सी सी ए एंड ए बी, और यहाँ से भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सब कॉमन चला गया बेटा, तो ये भी तो 1 हो गया। और अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर जो C1 और C3 है इसके भी तो एलिमेंट्स कॉमन हो गए। तो मैं फिर से यहाँ लिख सकता हूँ बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट of C1 and C3 are identical. C1 and C3 is identical. Identical. Therefore, its वैल्यू विल बी 0। एक बार फिर से अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपस में इनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बेटा इसका C1 C3 आइडेंटिकल हो तो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फिर तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई है 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 आ जाएगा। और इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हो गया। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये भी लेफ्ट से सॉल्व करके राइट प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ कम समझ में आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको क्या मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे मुझे दिख रहा है b प्लस सी, और ये पूरा डिटरमिनेंट है और इसको सॉल्व करके आपने ये लाना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ही फिर से सॉल्व करूँगा, और लेफ्ट हैंड साइड को मैं नोट क्या कर सकता हूँ, मैं नोट कर सकता हूँ b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज q प्लस r प्लस p, and this is p plus q, this is y plus z plus x, and the last element is x plus y, और मुझे सॉल्व करके ये लाना है इस पे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं ये आप सबसे पहले एक काम कर दीजिए कि क्योंकि एक्सपेंड करना भी मना है, उन्होंने नहीं अलाउ किया एक्सपेंड करना, तो उसके लिए यहाँ सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा आपका कि हम R1 में R2 R3 दोनों को माइनस कर दो आप। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। देखिए ये R1 है, उसमें R2 R3 सब माइनस कर देंगे। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। B प्लस सी, इसमें इसको सबको माइनस करना है, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी।
अब बेटा देखो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, और इस तरह से यहाँ पर क्या मिल जाएगा -2a, और ऊपर देखो यहाँ पर a लाना भी है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से आपको करना ये है, इसमें इन दोनों को माइनस करना है, इसको भी देखो बेटा q प्लस आर में माइनस करना है r माइनस p माइनस q, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी एंड माइनस पी, दिस विल बिकम -2p। ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें इन दोनों को माइनस करना है बेटा, तो आप करिए y प्लस जेड में, एक तो z प्लस एक्स माइनस करना है तो माइनस जेड माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं ना, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई भी कैंसिल, और यहाँ पर -2x आ गया, वहाँ x भी मुझे लाना था। बाकी मैंने केवल r1 में ही चेंज किया है, r2 r3 में तो चेंज किया नहीं है। तो c प्लस a, r प्लस p एंड z प्लस x, दिस इज a प्लस b, p प्लस q, दिस इज x प्लस y। ऐसे हो गया। अब मैं इसके बाद करना ये चाहूँगा बेटा कि मैं इसकी जो रो नंबर 1 है ना, यहाँ आप देख रहे होंगे हर एलिमेंट के पास -2 है, तो मैं यहाँ से -2 कॉमन करना चाहता हूँ। तो टेकिंग -2 एज कॉमन, टेकिंग -2 एज कॉमन फ्रॉम रो नंबर 1, रो नंबर 1 से हम -2 को कॉमन करना चाहते हैं, तो इसका सबका -2 बाहर आ जाएगा। तो ये -2 बाहर मिलेगा आपको, अंदर में यहाँ ए पी एक्स बच जाएगा, ए पी एक्स बचेगा, ये c प्लस ए, दिस इज c प्लस ए, दिस इज a प्लस बी, यहाँ पर ये r प्लस p और ये p प्लस q, दिस इज z प्लस x एंड दिस इज x प्लस y। ऐसे अब यहाँ पर ना मुझे b लाना है। मैं चाहता ये हूँ कि मैं R3 और R2 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, और आपको याद होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमें पूरी डिटरमिनेंट का साइन चेंज करना पड़ता है। तो हम R3 और R2 को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, R2 इंटरचेंज्ड विथ R3, ये -2 रहेगा, पहले से ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले तो R1 को तो एज इट इज नोट कर देंगे APX, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, तो ये A प्लस बी, दिस इज P प्लस Q, दिस इज X प्लस Y। अब देखो इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं इसको, ये पूरा R2 उठ के R3 वाली जगह पर आ जाएगा, दिस इज R प्लस P, दिस इज Z प्लस X। ओके, और आपको याद होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज होगी, इंटरचेंज किया गया है, तो यहाँ पर आपको ज़रूर ये करना पड़ेगा कि इसका साइन माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा डिटरमिनेंट का। तो उसकी वजह से जो माइनस लगना था वो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इस तरह से बेटा ये माइनस और माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर अब कुछ मैं चेंजेस करूँगा। मैं चाहता हूँ चेंजेस करना कि R2 में R1 माइनस किया जाए, और फिर मैं चाहूँगा कि R3 में भी R1 माइनस किया जाए। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 changes to R3 minus R1. R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1. मैं R2 में भी R1 माइनस करूंगा और R3 में भी R1 को ही माइनस करूंगा। तब तक ये माइनस और माइनस मिलके +2 बना लेंगे। हमारी जो चेंज होनी है वो R2 और R3 चेंज होनी है, R1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप R1 को एज इट इज नोट कर लो, APX। इसके बाद R2 में R1 माइनस करो तो A प्लस बी में A माइनस कर दोगे तो आपको ये B मिल जाएगा। P प्लस Q में P माइनस कर देंगे बेटा तो Q आ जाएगा। X प्लस Y में X माइनस कर देंगे तो X मिले Y मिल जाएगा आपको। फिर C प्लस A में A माइनस कर देंगे, C प्लस A में A, R3 में R1 माइनस करना है, C प्लस A में A माइनस कर देंगे तो आपको C मिल जाएगा।
r प्लस p में p माइनस करेंगे तो r, z प्लस x में x माइनस करेंगे तो z। और आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड यही तो है, यही है हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। आप चेक करिए, 2 बार APX BQY CRZ सेम आ गया है। तो क्योंकि एक्सपेंड करना अलाउ नहीं था और यहाँ एक्सपेंड किए बिना हमारा काम बन भी रहा था, इसलिए हमने ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज का केवल यूज करके। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले मैंने क्या किया, R1 में R2 R3 दोनों को माइनस किया जिससे ये मिला, फिर यहां से -2 कॉमन निकाला मैंने। उसके बाद R2 R3 को इंटरचेंज कर लिया, इसके बाद R2 में भी R1 माइनस कर दिया, R3 में भी R1 माइनस कर दिया, और ऐसा करने से आप देख रहे हैं ये आपका आंसर आ गया जो कि राइट हैंड साइड पे आपको लाना था। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन यहां पर ये है मेरे पास। इसको पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा यहाँ पे 0a माइनस बी, 0a माइनस बी, -a 0 माइनस सी, -a 0 माइनस सी, bc 0, bc 0 ऐसे। अब इसको भी मुझे 0 लाना है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ओके, तो उसके लिए मैं एक बड़ा आसान सा रास्ता, वैसे तो मैंने बोला ना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इजी तरीका यहाँ समझ में आ रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए तो आसानी से और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, वो मैं करना चाहूँगा। मैं करना ये चाहूँगा कि इस पूरी डिटर्मिनेंट में मैं c से डिवाइड करना चाहूँगा और c से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा। 0a माइनस बी, -a 0 माइनस सी, bc 0। अब जिस c से आपने डिवाइड किया उसको तो लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई जिससे करना है तो अंदर ले जाइए उसको। अब अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम जब किसी नंबर को अंदर ले जाते मल्टीप्लाई करने के लिए तो जितने भी एलिमेंट्स थे सब में करना पड़ता मुझे, पर ये तो डिटर्मिनेंट है। आप इसमें जो c अंदर ले जा रहे हैं इस c का या तो किसी एक रो में कर सकते हैं या तो किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं R1 में इस c को मल्टीप्लाई करवा दूं। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां c से मल्टीप्लाई करेंगे ca आ जाएगा, यहां पर c से मल्टीप्लाई करेंगे -bc आ जाएगा। बाकी ये आपका ऐसे रहेगा -a 0 और यहां पर -c, ये bc 0। R2 R3 में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, इसलिए उसको ऐसा ही आप रहने दीजिए। अब हम करना ये चाहते हैं कि जो हमारा R1 है इसमें हम माइनस करेंगे किसको, R2 को b से मल्टीप्लाई करके। देखो कैसे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस BR2। क्योंकि अब मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि यहां भी -c है, इसको जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -bc बनेगा, और फिर जब -bc में से -bc को माइनस करूंगा मैं, -bc में -bc को माइनस करेंगे हम तो वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ एक 0 मिल जाएगा मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको और इसको आइडेंटिकल कर दूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर। तो आप जो 1/c लिख रहे हैं ये लिखा रहने दीजिए। आप क्या करिए, R2 में b से मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस कर दीजिए, इसमें b का मल्टीप्लाई करो। देखो इसमें b से मल्टीप्लाई करोगे ये -ab हो जाएगा, उसे 0 में से माइनस कर देंगे, 0 में से माइनस कर देंगे उसको, तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ab, 0 प्लस ab, तो यहाँ पर आ गया ab। इसके बाद इसमें, अब इसमें आपको b से मल्टीप्लाई करना, तो बेटा 0 में जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 रहेगा ना, और ca में 0 को माइनस कर दोगे तो ये तो ca आ जाएगा। इसके बाद -bc है, इसमें b से मल्टीप्लाई करोगे तो -bc, और इस -bc को हमने माइनस करना है किसमें, -bc में, -bc में -bc माइनस करना है। देन दिस इज -bc, दिस इज माइनस प्लस bc, और ये 0 हो जाएंगे, तो ये एलिमेंट आपका 0 आ गया। इस तरह से हमने R1 माइनस BR2 कर लिया। बाकी जो भी R है आपका R2 और R3 सेम एज इट इज रहेंगे। देन दिस इज -a 0 एंड दिस इज -c,
दिस इज BC0। आई होप कि ये समझ आ रहा है आपको। कोई भी डाउट होती है आप तुरंत कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है। आप देखिए, इसके बाद मैं एक छोटा सा काम और करना चाहता हूँ। मैं R3 में A से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो ऐसे तो होगा नहीं। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए। तो बाहर 1/C है, हम A से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो A से डिवाइड भी कर देंगे। तो डिवाइड करने वाले A को तो मैंने यहाँ डिवाइड करके लिख दिया। अब मल्टीप्लाई जिसको करना है उसको मैं R1 R2 में नहीं करूँगा, R3 में करूँगा। देन दिस इज ABCA0। इसको भी एज इट इज नोट करना है, -A0 - C। इसमें A से मल्टीप्लाई करना है तो ये AB हो जाएगा, ये CA हो जाएगा और ये तो 0 ही रहेगा। आप देखिए, A से मल्टीप्लाई किया, A से डिवाइड किया, A से मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई किया वो R3 में किया जाके, ना R1 में किया मैंने ना R2 में किया। ओके, ये R3 में कर दिया। अब आप देख सकते हैं बेटा, R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, हियर वी आर सीइंग that each and every element of R1 and R3 is identical। R1 और R3 का हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल है। Therefore, according to the property of determinants, determinants, its value will be 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, बाहर में तो हमारे पास 1/CA है, पर इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और इस तरीके से ये 0 आएगा। एंड यू नो दैट दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने विदाउट एक्सपेंशन, बिना एक्सपेंड किए क्वेश्चन नंबर 6 को भी प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू जो भी उन्होंने दिया था 0 आएगी, वो आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार करिए, आपसे भी बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। 7 नंबर पे आपको इसे सॉल्व करके 4A² B² C² लाना है। कैसे लाएंगे, स्टार्ट करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है -A² AB और यहाँ पर AC, फिर ये BA, इसके बाद -B² और BC, फिर ये CA, दिस इज CB और लास्ट में -C²। इसको सॉल्व करके मुझे 4A² B² C² लाना है। तो चलिए कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे हम, ये R1 से A, R2 से B और R3 से C मुझे कॉमन मिल सकता है। आप चेक करिए, R1 में सब जगह A है, इसमें R2 के सारे एलिमेंट्स के पास B जरूर है, R3 के हर एलिमेंट्स में C जरूर है। तो R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन कर लेते हैं। टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3 respectively। ओके, तो मैं R1, R2, R3 से ABC कॉमन ले रहा हूँ। चलिए, तो ABC कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। अब R1 से A कॉमन लिया है तो क्या दिखेगा, -A, B और यहाँ क्या दिखेगा, C। R2 से B कॉमन लेना है तो यहाँ A आ जाएगा, इसमें भी एक B बचेगा, यहाँ पर B चला जाएगा, C बच जाएगा।
R3 से आपने C कॉमन लेना है, तो A B और ये माइनस C, ऐसा आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से मुझे लगता है कुछ कॉमन मैं ले सकता हूं। मैं C1 से A ले सकता हूं, C2 से B ले सकता हूं, C3 से C ले सकता हूं कॉमन, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिए, टेकिंग कॉमन A B and C from C1 C2 and C3 respectively। ठीक, हम A C1 से, B C2 से, C C3 से कॉमन कर लेंगे। अब देखो A B C तो पहले से बाहर थे, जब C1 से A और बाहर आएगा, C2 से B और C3 से C, तो बेटा इनसे मल्टीप्लाई करके वो बना लेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और अब जब यहाँ से A चला जाएगा तो ये बचेगा -1 1 1, इसमें से B चला जाएगा तो ये बचेगा 1 -1 1, इसमें से C चला जाएगा तो ये बचेगा 1 1 -1, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करने के लिए मैं करना ये चाहूँगा कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 कर लेते हैं। हम C1 में C2 को ऐड कर देंगे, देन दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखिए इसमें इसको ऐड करें, -1 + 1 करेंगे 0, +1 - 1 करेंगे 0, और 1 और 1 करेंगे 2 आ जाएगा। C2 और C3 में तो कोई चेंज होना नहीं है, वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, C1 में हमने C2 ऐड किया था, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, हटाइए, इतना ही रहने देते हैं। अब आप देखें ये 1, ये -1 और ये 1, ये 1 1 और ये -1, यहाँ तक पहुँच गया। एक लाइन पे 2 0 बना लिए हैं। देखिए बेटा, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक में उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, एक्सपेंड मत करिए, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो आ गया है, पर इस 4 को सॉल्व करके लाने के लिए हमें बेटा इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। हो सकता है शायद ये क्वेश्चन गलत जगह पर रख दिया गया है इसलिए, लेकिन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के साथ अगर आपको 4 लाना है तो आपको उसे एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे एक्सपेंड करके ही ऐसी चीज़ मिल सकती है, और वो मुझे C1 में 2 0 मिल रहे हैं, मैं इसी के एक लॉग एक्सपेंड करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले साइन देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल है नेगेटिव, फिर डायगोनल है तो पॉजिटिव, ऐसे हो जाएगा। अब बेटा देखो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये बाहर लिखा है, अब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो स्टार्टिंग के 2 0 पड़ रहे हैं एलिमेंट्स में, तो वो तो आपको लेना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको 2 लेना है, और उसके साथ भी प्लस आ रहा है तो मुझे +2 लेना है। मैं छोटा डिटर्मिनेंट यहाँ बनाऊंगा, आपको तरीका याद होगा, दोनों तरफ से 2 को कवर कर देना है। ये 1 1 -1 1 आएगा, तो 1 1 -1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बस आप, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये 2 है यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये -1 आएगा, एक माइनस ये एक -1 और आएगा, तो वो तो +1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये 1 + 1 2 है, 2 2 ज़ा 4, और अब देख सकते हैं 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया, और यही बेटा हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 लाने की जब बारी आएगी, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाएगा, लेकिन जो 4 यहाँ पर आ रहा था इसके लिए बेटा क्वेश्चन को आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपेंड करे इसका ये 4 नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने एक्सपेंड किया। हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसी गलत जगह पर रख दिया गया है, और उसके लिए जो बोला गया था एक्सपेंड मत करिए, आप बिना एक्सपेंड के सॉल्व करिए, तो इसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, 4 ऐसे नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से
आप देखें एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व किया, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 5, 6 और 7। एक्सरसाइज में भी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब उन्हें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज मैथ्स की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आप पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज करते रहें और ये जो क्वेश्चन हमने लगाए इनको भी प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चलने से पहले एक बात फिर से कि आप प्लीज़ अपना ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।